एमए उत्तरार्ध के सभी दोस्तों का इस व्याख्यान में स्वागत है। हम मेरे प्रिय साहित्यकार प्रेमचंद जी पर चर्चा कर रहे थे। उन पर निबंध कैसे लिखते हैं उसकी बात कर रहे थे और निबंध लिखने का तरीका और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करें तो वो तथ्य, उन पर बातें चल रही थी। और हमने प्रेमचंद जी का जो रचना संसार है उस पे काफ़ी हद तक बातें कर ली थी। हमने उनकी प्रथम रचनाएं कौन सी रही, क्या क्या रहीं, उस पे चर्चा की और उसके बाद उनकी कुछ महत्वपूर्ण अन्य रचनाएं जो कि कहानी और उपन्यास और नाटक से इतर थी, उनके बारे में भी जानकारी ले ली थी। जैसे कुछ अनुवाद किए उन्होंने, वो जान लिया था। उनके बाल साहित्य के बारे में जानकारी ले ली थी। उनके निबंध जो थे उन निबंधों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब बसते हैं प्रसिद्धि जिसमें प्रेमचंद जी की थी उपन्यास, क्योंकि वो उपन्यास सम्राट कहलाए, और कहानियाँ, हालांकि कहानियाँ भी प्रेमचंद जी ने खूब लिखी और बहुत अच्छी अच्छी लिखी, लेकिन सम्राट उपन्यास कहलाए। तो ये उपाधि किसी व्यक्ति ने उनके उपन्यासों से प्रभावित होकर दे दी होगी। नाम आप ढूंढना, मैं इसमें नहीं बताऊंगा कि किसने इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। ये कभी कभी सामान्य ज्ञान में पूछ लिया जाता है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अन्यथा किसी अन्य अवसर पर मैं आपको बताऊंगा कि उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद को किसने दी थी। लेकिन एक और विधा थी नाटक, जिसके बारे में बहुत से लोगों को या अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है कि प्रेमचंद जी ने नाटक भी लिखे थे। तो चर्चा की है मैंने पहले कि संख्या कितनी थी, तो 3 संख्या नाटक इनकी थी। इनके नाटकों की संख्या 3 थी और उनकी खासियत क्या थी? वो नाटक संवादात्मक थे। नाटक संवादात्मक ही होते हैं और इनके नाटकों की भी एक खासियत रही थी। अब हम आते हैं इनके उपन्यासों पर कि इनके उपन्यासों में क्या खासियत रही। या इन्होंने इन उपन्यासों में क्या क्या बताया, कैसे कैसे किया। हम जानते हैं जब हिंदी की बात करते हैं तो इनके उपन्यासों की संख्या 11 या 12 होती है, लेकिन इन्होंने कुल मिलाकर के 15 या 16 उपन्यास लिखे थे। इनके नाम मैं आपके सामने क्रम से बताता जाऊंगा और आप याद करते जाइए, ध्यान करते जाइए, और नहीं रहते हैं तो दोबारा से इसको खोल करके पढ़ते रहिए और नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन लेकर के भी आप बैठ जाइए। इसमें नोट्स बनाने का तरीका यही है कि वीडियो को बार बार आप चला करके देखते रहिए। तो इसका एक साधन है कि नेट हमेशा नहीं रहता, हमेशा खर्च होता है। तो एक बार जब आप सुन रहे हैं तो उसको डाउनलोड कर लें, तो जब मर्जी आए आप उसको ऑफलाइन भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनके उपन्यास जो मेरे सामने आए हैं अध्ययन करते समय वो 16 रहे हैं और हिंदी में 12, और यदि हम एक वरदान को शामिल करें तो शायद 13 उपन्यास हो जाते हैं। इनकी शुरुआत उर्दू उपन्यासों से हुई और आपने सबसे पहले जो इनका पहला उपन्यास हम कह सकते हैं, अबरार में आबिद, एक पत्रिका में छपा, जो वो पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, जो 1903 से 1905 अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 के बीच में एक धारावाहिक के रूप में छपता रहा और बाद में यही उपन्यास देवस्थान रहस्य नाम से हिंदी में भी छपा, लेकिन हम इसको हिंदी में शामिल नहीं करते। दूसरा उपन्यास इनका रहा हम खुरबा हम साब, जो 1907 में छपा और बाद में प्रेमा नाम से ये हिंदी में भी छपा। और यदि आप लोगों की पढ़ने में रुचि है तो हिंदी में प्रेमा नाम का उपन्यास बुक स्टॉल्स पे आपको उपलब्ध हो जाता है। फिर तीसरा जो इनका उपन्यास था वो था किसना, जो 1907 में ही छपा
जमाना नामक उस समय पत्रिका छपती थी उसमें। और चौथा जो उपन्यास था रूठी रानी, वो भी 1907 में जमाना नामक पत्रिका में छपा। और तत्पश्चात जलवाए इसार ये 1912 में छपा। और 1921 में ये वरदान के नाम से भी छपा हिंदी में। तो ये मैंने जो 5 आपको बताए, ये इनके उर्दू में छपे हुए उपन्यास हैं, या इनके उर्दू के उपन्यास हैं। हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पे बराबर अधिकार था। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रेमचंद जी ने मजबूरी में हिंदी में लिखा। मजबूरी थी, वो यही थी कि उर्दू में इन्होंने कुछ क्रांतिकारी बातें लिखी, जिसके कारण अंग्रेज़ विरोधी हो गए, और ये जिस नाम से लिखते थे उस नाम से नहीं लिख पाए, नाम बदला, और इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा, और उस प्रेमचंद नाम से ही आगे हिंदी में लिखते रहे। अब आते हैं हम इसके हिंदी उपन्यासों पर। इनका पहला हिंदी उपन्यास आपने देखा होगा कि मैंने आपको कौन सा बताया था। मैं जहाँ तक समझता हूँ इनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन मैंने बताया था, और सेवा सदन 1918 में छपा था। और इस उपन्यास में मूलतः स्त्रियों की समस्याओं को उठाया गया था। स्त्री समस्याएं, बाल विधवा है और विधवा विवाह है, इस तरह की समस्याओं को लेकर के ये उपन्यास लिखा गया था। फिर इनका अगला उपन्यास आया प्रेमाश्रम, जो 1922 में आया। और ये जो उपन्यास है मूलतः किसानों की समस्याओं पर था। उस समय किसानों की क्या स्थिति थी, किस तरह से उसका शोषण होता था, किस तरह से जमींदार उन लोगों का शोषण करते थे, और किसानों की ज़िंदगी कितनी बदहाल थी, उस सब पर, और उनके स्वभाव कैसे थे, उनके चरित्र कैसे थे, वो सब बातें इस उपन्यास में आई हैं। तीसरा इनका उपन्यास था रंगभूमि, जो 1925 में आया। बड़ा ही रुचिकर उपन्यास है। आप जानते हैं कि यूरोप में उस समय औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया था, और अंग्रेज़ों द्वारा भारत में भी कुछ उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, और उसके कारण गांव के लोगों की ज़मीनें अवाप्त की जा रही थी। तो इसमें एक सूरदास नामक पात्र के माध्यम से, और इस औद्योगिकरण का जो भयावह रूप है उसका विरोध किया गया। प्रेमचंद औद्योगिकरण के विरोधी नहीं रहे, लेकिन औद्योगिकरण के नाम पर जिस तरह से दूसरों के जो अधिकार हैं, दूसरों के जो सुख हैं, उनका हनन करके कुछ लोगों के सुखों में वृद्धि करना, ये कार्य जो राक्षसी वृत्ति कहलाती है। शायद रावण इसीलिए बदनाम हो गया था और राम के हाथों समाप्त हो गए थे। तो औद्योगिकरण का बिना सोचे समझे जो औद्योगिकरण हो रहा था, उसका विरोध इसमें मिलता है। फिर इनका उपन्यास आया निर्मला, जो 1925 में आया था। कुछ लोग कहते हैं कि 1927 में छपा, तो मैं दावे से नहीं कह सकता कि 25 में छपा या 27 में छपा, लेकिन मैं 1925 मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसको 1927 भी, कुछ पुस्तकों में 1927 भी मिल जाता है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है कि बिना मेल का विवाह कर दिया जाए, लड़के और लड़की का आपस में कोई मेल ही नहीं हो, उनके परिवारों का कोई मेल नहीं हो, तो क्या स्थिति विवाह में होती है, उस विवाह की होती है, वो बात इसमें की गई है। कायाकल्प अगला उपन्यास इनका है, जो 1926 में आया। वो जो है व्यक्ति में जो परिवर्तन आते हैं उन पर इसमें विचार किया गया, शारीरिक भी और मानसिक भी। फिर एक उपन्यास अहंकार आया, जो 1926 में आया था। इसकी भी बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई। उसके बाद आया 1927 में प्रतिज्ञा,
कुछ इसको 1929 में भी छपा हुआ मानते हैं। प्रतिज्ञा नामक उपन्यास में प्रेमचंद जी ने उस समय विधवाओं का जीवन कैसा था उस पर लोगों के सामने अपने विचार स्पष्ट करने की कोशिश की है, या लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि विधवाओं का जीवन कितना कष्टमय था। तो उनकी कमियां दिखाकर, समाज की कमजोरियों को दिखाकर, समाज उसमें कितनी गड़बड़ कर रहा है वो बताकर उसमें हम कितना सुधार कर सकते हैं वो दिखाने की कोशिश प्रेमचंद जी द्वारा की गई है। फिर आया गबन, जो 1928 में छपा, और इसके बारे में भी मतभेद है। ये कुछ 1931 में छपा हुआ मानते हैं। गबन उपन्यास दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है कि दाम्पत्य जीवन में यदि सहयोग नहीं हो और व्यक्ति पर दबाव डाला जाए तो फिर वो भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह की स्थितियों को इस उपन्यास में स्पष्ट किया गया। इसके बाद एक बहुत बड़ा उपन्यास प्रेमचंद जी का आया, कर्मभूमि। मैं इसको 1932 में छपा मानता हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1933 में छपा। कर्मभूमि उपन्यास मूलतः जो हमारे यहाँ छुआछूत की प्रथा थी उस पर लिखा गया है। हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद छुआछूत में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए इन्होंने आगे जाकर के गोदान में अंतर्जातीय विवाह भी दिखाया है। वेश्याओं पर भी उस पर लिखा है। इसमें मूलतः अछूतों की समस्या को उठाया गया है और इसके साथ साथ लगान और मंदिर में प्रवेश संबंधी जो समस्याएं आज भी आ रही हैं उनको प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में स्पष्ट किया है। इनकी बुराइयों को और इनको दूर करने, ये बातें इन्होंने इसमें रखी। फिर इनका हम कहते हैं कि अंतिम पूर्ण उपन्यास आया जो 1936 में था, कुछ 1935 मानते हैं। यह उपन्यास मूलतः ग्रामीणों पर लिखा गया था, लेकिन सिर्फ ग्रामीणों पर नहीं था, इसमें शहरी लोगों के बारे में भी बताया गया था। शहरी और ग्रामीण जीवन में अंतर और उनके स्वभाव में, उनके चरित्र में जो स्वार्थगत अंतर है वो भी, और इसमें साथ साथ जमींदारों का जो एक कमज़ोरी दिखाई गई है। कब जमींदार अच्छा रखते हुए भी अच्छा काम नहीं कर पाते, या अपने आप को इतना अय्यास या आराम तलब वो बना लेते हैं कि वो लोगों के साथ अत्याचार न चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है अपना पेट पालने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। इसमें गोबर नामक एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, होरी नामक एक महत्वपूर्ण पात्र है। इसके साथ साथ भारत में गौदान की जो परंपरा है या गाय के प्रति जो एक आम हिंदुस्तानी का लगाव है, आज तो आपके हमारे मन में नहीं रहा क्योंकि हम लोग दूर हो गए हैं प्रकृति से और शहरों में बसने लग गए हैं, लेकिन गाँव में आज भी हर आदमी की इच्छा रहती है, परिवार वालों की इच्छा, मरने के बाद गोदान दिया जाए ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। तो यहाँ होरी नामक पात्र और उसकी पत्नी के नाम से ये उपन्यास जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, और प्रेमचंद ही नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऊपर के 10 उपन्यासों में इसकी गिनती होती है और शायद पहले नंबर पर आता है। हमको पहले भी लगता है, लेकिन औरों को हो सकता है कि अपनी भाषा का लगता हो, इस लिहाज से मैंने ऊपर के 10 उपन्यासों का नाम लिया। और फिर इनका अंतिम उपन्यास जो कि वो पूरा नहीं कर सके, मंगलसूत्र इनके द्वारा लिखा गया, लेकिन वो बीच में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये उपन्यास उनके पुत्र ने पूरा किया था, जिसका नाम अमृत राय कहा जाता है, क्योंकि 2 पुत्र थे, उनमें से अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया। तो ये तो थी इनकी उपन्यासों की बातें। अब है इनकी कहानी संग्रह पे कुछ बातें, कुछ तथ्य कि प्रेमचंद जी का ऐसी मान्यता है कि जो कहानी का रचना संसार है वो कुल 9 कहानी संग्रहों में छपा।
और सोजे वतन इनका पहला कहानी संग्रह माना जाता है। बताइए सोजे वतन का क्या अर्थ है, जिस पे रोक लगी थी। ये सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी प्रश्न बनता है इसका। सोजे वतन पे क्यों रोक लगी, रोक लगी थी तो किस रचना पे लगी थी, और सोजे वतन का अर्थ क्या है। सोज ए वतन अर्थात राष्ट्र का विलाप, राष्ट्र का विलाप। तो समझ लीजिए निश्चित रूप से देशभक्ति की बातें इसमें लिखी होगी, सीधी नहीं थी, अप्रत्यक्ष थी, लेकिन लोगों को वो जागरूक कर रही थी और अंग्रेज़ों को चिंता हो गई थी, इसलिए इस पर रोक लगा दी। सोजे वतन जो कि इनकी कहानियों का कुछ एक संग्रह था। फिर मानसरोवर नाम से 2 खंड इनके प्रकाशित हुए। तो इस तरह से 11 खंड इनके माने जा सकते हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से छपा और वह 8 खंडों में बांटा गया। 8 खंडों में मानसरोवर नाम से इनकी कहानियों का संग्रह छपा। इसमें इनकी समस्त कहानियाँ नहीं आ पाई और यहाँ तक कि इनकी एक प्रमुख कहानी कफन तक मानसरोवर में शामिल नहीं की गई थी। इसके अलावा मैं आगे चर्चा करूँगा। पहले मैं ये बता दूँ कि मानसरोवर के 8 खंडों में कितनी कितनी कहानियाँ आपको उपलब्ध होती हैं। प्रथम खंड में 27 कहानियाँ, द्वितीय खंड में इनके 26 कहानियाँ, तृतीय खंड में 32 कहानियाँ, चतुर्थ खंड में 20 कहानियाँ, पंचम खंड में 23 कहानियाँ, षष्ठम खंड में 20 कहानियाँ, सप्तम खंड में 23 कहानियाँ और अष्टम खंड में 31 कहानियाँ रखी गई थी। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमें अनुपलब्ध भी है, अर्थात सामान्य तौर पे हमको न तो प्रकाशित रूप में हम उपलब्ध हुई और न ही अप्रकाशित रूप में हमको उपलब्ध हुई। ऐसी बहुत सी कहानियाँ। लेकिन प्रेमचंद जी के साहित्य पर जब कॉपीराइट समाप्त हो गया, कॉपीराइट एक अधिकार होता है लेखक का, प्रकाशक का, कि जब तक उसका वो अधिकार है तब तक दूसरा कोई उस पर नहीं छाप सकता। तो ये अधिकार जब समाप्त हो गया तो प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह विविध प्रकाशकों ने अलग अलग नामों से छापा है, अलग अलग संख्या में छापा है। तो यहाँ कुछ संग्रहों के नाम मैं आपको ले देता हूँ कि इनके कहानी संग्रह पूर्व में कितने रहे थे। पहला कहानी संग्रह हम जानते हैं कि सोजे वतन, दूसरा सप्त सरोज, तीसरा नवनिधि, चौथा प्रेम पूर्णिमा, पांचवा प्रेम पचीसी, छठा प्रेम प्रतिमा, सातवां प्रेम द्वादशी, आठवां समर यात्रा, नवा मानसरोवर भाग 1 और 10वां मानसरोवर भाग 2। तो जो हम कहते थे कि 9 इनके खंड थे पहले प्रेमचंद जी के टाइम में, वो 10 हो गए, क्योंकि मानसरोवर को 2 खंडों में बांट के यदि हम मानते हैं तो 10 खंड, 10 संग्रह कहानियों के हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि जो कहानियाँ रह गई और प्रमुखतः हमारे सामने आती भी रही हैं, उन कुछ कहानियों के नाम पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये कहानियाँ प्रेमचंद जी की जो मुख्य भी हैं लेकिन मानसरोवर में नहीं छप पाई। वो हैं कफन, कश्मीरी सेव, जुर्माना, जीवन सार, तथ्य, 2 बहनें, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, हम जिसको पहली कहानी कहते हैं, वो भी नहीं छपी थी। ये देखिए, यह भी नशा वह भी नशा, दोनों नशा पर है। लेखक मेरी पहली रचना, रहस्य, यही मेरा वतन, प्रेम की होली, पंडित मोटेराम की डायरी। इसके अलावा 1-2 और कहानियों के नाम मैं लूँगा। शेख मखमूर, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये भी मैंने वहाँ आपके पहले चर्चा की है।
और होली का उपहार तथा आहुति नामक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ थी जिनको कि मानसरोवर में स्थान नहीं मिल पाया था या नहीं दिया। वो किस कारण से नहीं दिया उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। अब इनके नाटकों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कुल 3 नाटक लिखे। पहला संग्राम नाम का नाटक था जो 1923 में आया। दूसरा करबला नाम का नाटक था जो 1924 में लिखा गया। और प्रेम की वेदी इनका अंतिम नाटक था जो 1933 में लिखा गया। इसी के साथ हमारा